हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम इतिहास में जो इतिहास के स्रोत हैं उसके जो इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है उसके जो स्रोत हैं, प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जो भारत का इतिहास क्या है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप जो है इसको हम भारतवर्ष या आर्यावर्त के नाम से जानते हैं। ज्ञात है कि जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश, यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया था। हिंद या हिंदुस्तान का नाम इसका जो इंडिया नाम इंडस वैली जो है उसी के सिंधु नदी के उस पर पड़ा है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। ये भाग हैं प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत में अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत क्या हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत मुख्य रूप से 4 स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है। एक तो धर्म ग्रंथ हैं, दूसरे ऐतिहासिक ग्रंथ जो हैं, और विदेशी जो हमारे यहाँ घूमने आए उनका विवरण जो है, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जैसे यो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। अब धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी के बारे में देखते हैं। भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास को माना जाता है। हमारे वेद जो हैं 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद और अथर्ववेद सबसे नया वेद। ऋग्वेद जो है ऋचाओं की क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, और इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ यानी मंत्र हैं इसमें। वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, वेद ऋषि को होत्र कहा जाता है। होत्र प्रणाली एवं इतिहास के बारे में, राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री जो है, सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, और जो 4 वर्ण दे रखे हैं उसकी कल्पना जो है इसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णित है, जिसमें 4 वर्ण दे रखे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो कहा है ब्रह्मा के मुख से, और क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघ से, और शूद्र कहाँ से? उनके चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों, व्यवसायों आदि के आधार पर ये स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतार के 3 भागों का आख्यान भी ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 मंत्रों का उल्लेख है। इसका मतलब हुआ कि इंद्र को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। यजुर्वेद क्या है? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद है कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं, और ये एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में गाया जा सकता है भी और पढ़ा भी जा सकता है। एक गाई जा सकने वाली ऋचाओं सामवेद है, ये संगीतमय है और इसको गा करके सुनाया जा सकता है। अथर्ववेद क्या है? अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है ये वेद, और ये जादू, टोना, साप, वशीकरण, अस्य स्तुति, प्रायश्चित, औषधि अनुसंधान आदि का, इसमें अंधविश्वास आदि का इसमें वर्णन है। इसमें सभा एवं सम्मति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में निर्देशित किया गया है। सभी प्राचीन वेद जो हैं, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे नया वेद जो है अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है: शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, व्याकरण और निरुक्त और छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण जो है वो पुराणों में मिलता है। जो हमारे 18 पुराणों की संख्या जो है 18 है। इनकी संख्या कितनी है? 18 है। और इनके जो रचयिता हैं वो लोमहर्ष, और उनके पुत्र जो हैं वो उग्रश्रवा हैं। विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। पुराण 18 हैं, जिनमें से केवल 5 में ही राजाओं की वंशावली मिलती है, जिसमें मत्स्य, वायु, विष्णु, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण में राजाओं की वंशावली मिलती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराणों को भी
पुराणों को पढ़ सकते थे और पुजारी पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है मनुस्मृति। इस शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति और गुप्त युग की विषय की जानकारी देती है। नारद स्मृति जो है वो गुप्त इसकी और मनुस्मृति शुंग काल की। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। जातक में, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र और अनेक कथानकों के साथ वर्णित जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्य और संपादन का विवरण है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त जो हैं ये 15 अधिकरणों में 180 प्रकरणों में 15 अधिकरणों में और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास सबसे पहले कल्हण ने किया था, जिन्होंने राजतरंगिणी की रचना की जो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। उसके बाद है अरबों की सिंध विजय का प्रदान चचनामा में है, जिसके लेखक जो हैं अली अहमद हैं। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की पुस्तक है और ये मौर्य काल के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी देती है। कात्यायन की गार्गी संहिता जो है, कात्यायन होगा यहाँ पे, कात्यायन की गार्गी संहिता है एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और उनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की। विदेशियों के विवरण के बारे में तरह यूनानी लेखक जो थे वो टेसियस, ये ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक और विश्वसनीय नहीं है। हेरोडोटस को पिता कहा जाता है इतिहास का। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत प्रांत के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले निरयाकस, आनेसक्रेटस और आस्ट्रोबुलस का विवरण भी अधिक प्रमाणिक नहीं है, अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय है। मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेलुकस निकेटर का राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इसने अपने पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन संस्कृति का वर्णन किया। डायमेकस ये सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य से संबंधित है। डायनोसियस ये मिस्र के नरेश जो थे टालमी फिलाडेल्फस उनका राजदूत था जो अशोक के दरबार में मौर्य वंश के काल में ये भी आया था। उसके बाद टॉलमी जो है इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक की रचना की। प्लिनी जो है इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक की पुस्तक लिखी जो पशु पेड़ पौधों आदि से संबंधित है। पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी ये बुक का नाम है, ये पुस्तक का नाम है। पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो है पुस्तक का नाम है और इसके लेखक के बारे में नाम की जानकारी नहीं है। 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था इसका लेखक और उसने यहाँ की व्यापारिकता के बारे में जानकारी, व्यापारिक वस्तुओं में जानकारी दी। चीनी लेखक फायान, ह्वेनसांग, संयोगमन जी आए थे। फायान एक चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज के संस्कृति, इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। संयोगमन ये 518 ईस्वी में भारत में आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 629 ईस्वी में। चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद ये सर्वप्रथम राज्य कपसा पहुंचा, जहां पर 15 वर्ष ठहरने के बाद इसने 645 में चीन लौट गया। 15 वर्ष ये भारत में रहा। ये बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए और उसको लेकर आज जाने आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में विवरण किया। इसके अनुसार सिंध राजा शूद्र नोट ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र।